नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। 2024 में एक बड़ा सत्ता का खेल होने वाला है, यानी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 5 राज्यों में सत्ता का एक सेमीफाइनल देखने को मिलेगा। इस सेमीफाइनल को लेकर कई सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू की है। जो बैठक चुनावों की घोषणा के बाद हुआ करती थी, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की वो बैठक इस बार पहले हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी की बैठक हुई, दूसरी तरफ राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक हुई। दोनों तरफ से वॉर रूम तैयार हो गए हैं, शहमात के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। आखिर होने क्या वाला है, क्या नई रणनीति होने वाली है, इस सभी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर सरदाना मौजूद हैं। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, देखिए, इन दिनों बैठकों का दौर जारी है। आप बैठकें देख सकते हैं, बीजेपी में है, कांग्रेस में है, बैठकें हो रही हैं, तमाम बड़ी बैठकें हो रही हैं। जो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे वो यही रहेगा कि क्या जिस तरीके से बैठकें चल रही हैं, ये किसी एक अलग परिणाम के लिए तैयारी है? ऐसा है कि जो चुनाव है हमेशा बीजेपी तो उसके लिए तैयार ही रहती है और प्रधानमंत्री मोदी अपने बहुत सारे फैसलों से चौंकाते भी हैं और उनका जो काम करने का तरीका है वो अपने हिसाब से जो कैलकुलेशन करते हैं वो उसके हिसाब से करते हैं और कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं ये ऐसा सोचता हूँ तो प्रधानमंत्री वैसा ही करेंगे। बैठक चाहे वो चुनाव की घोषणा से पहले करें या बाद में करें और उनका जो मेन फोकस रहता है वो फोकस ये रहता है कि हम चुनाव को जीतेंगे कैसे और जीतने के लिए जहां अपनी तैयारी रखनी होती है वहां विरोधियों में अगर हम उसे कंफ्यूज कर देते हैं या उनको भी अपने तरीके से चलाना शुरू कर देते हैं तो काफी हद तक हम ये मांग करते हैं कि उनके कार्ड्स और पत्ते बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर आ जाते हैं तो तैयारी करनी आसान हो जाती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की कार्यशैली में ये कुछ जो बातें हैं वो बड़ी सीरियसली सोचते हैं और लॉजिकल सोचते हैं, साइंटिफिकली सोचते हैं और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके वो काम करते हैं और उनके लिए हर चुनाव एक बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है। कोई भी चुनाव छोटा नहीं माना जाता, चाहे वो पंचायत लेवल का हो, म्युनिसिपल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो और अंत में जो लोकसभा के लेवल का, इवन उसके बाद जो राज्यसभा के चुनाव भी होते हैं उसके लिए वो गंभीरता से तैयारी करते हैं। इसलिए जहां तक उनकी तैयारी की बात है मुझे लगता है कि उनका ये जो कदम है वो सामयिक है और समय के हिसाब से वो जो कार्य कर रहे हैं ये साथ के साथ ही वो लोकसभा की तैयारी भी करते जा रहे हैं। जी, लेकिन सर, इस वक्त क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इससे पहले के फाइनल आए, यानी लोकसभा के चुनाव आए, उससे पहले सेमीफाइनल आने वाला है, 5 राज्यों के चुनाव होंगे। क्योंकि अगर गौर किया जाए तो ये वो 5 राज्य है जिसमें 2018 में बीजेपी को जीत नहीं मिल पाई थी या मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाए थे। और इन्हीं जगहों पर एक फोकस बीजेपी का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि जो डिग्रेडेड सीट्स हैं या फिर ऐसी सीट्स हैं जिन पर बीजेपी कभी नहीं जीती, उस पर मंथन की जरूरत है। इसलिए ये सारी बैठकें हो रही है, कई सारे बयान भी दिए गए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है मध्य प्रदेश को, क्योंकि जिस तरीके से माना जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व की विचारधारा पर चलती है, इस पॉइंट पर टारगेट करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो इस बार खुद कांग्रेस भी इन्हीं अच्छे कदमों पर चल रही है। तो क्या एक नई रणनीति मध्य प्रदेश में बन रही है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि भाजपा और खास करके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके जो मुख्य सलाहकार हैं या उनके जो अंतरंग मित्र भी कह सकते हैं अमित शाह जी है, उनका फोकस एक ही बात पे रहता है कि लोकतंत्र में चुनाव जीतना भी एक बहुत बड़ा योजनाबद्ध तरीके करने का कार्य है कि जीतने के बाद जो कार्य करने हैं वो अलग हैं। इवन जब आप ओपोजिशन में होते हैं तब भी आप तैयारी करते हैं कि हम जीत के क्या करेंगे या जो दूसरी पार्टी ने कार्य किए हैं उन्होंने कहाँ कहाँ कमी छोड़ी है और उन कमियों को हम कैसे करें, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन होती हैं। हम कहाँ हारे, क्यों हारे, कितने मार्जिन से हारे, हमारे जो विरोधी थे उनकी वोटें कहाँ हमसे बढ़ी, किस ग्रुप में बढ़ी, किस कारण से बढ़ी, ये सारा का सारा कार्य जो है बहुत
कैलकुलेटेड तरीके से किया जाता है। और मुझे लगता है कि बाकी पार्टियां भी ऐसी करती होंगी, लेकिन उनका जो योजना करने का तरीका है वो इतना वैज्ञानिक नहीं है, इतना लॉजिकल नहीं है। और मुझे लगता है कि हर बार जब जनता अपनी एक्सपेक्टेशन से जो कुछ रिजल्ट देती है, उनकी माइंड को पढ़ते हुए कुछ ना कुछ तैयारी हमेशा की जाती है। कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है, लेकिन सिंसियरली और लॉजिकली काम करना तो चाहिए। और इसके लिए सभी पार्टियों को करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में अकेला पक्ष नहीं होता, विपक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अभी हमने लोकसभा के कार्यवाही में देखा, लोकसभा ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए मुद्दे उनके लिए ज्यादा नहीं थे। और खुद ही जब वो उसमें फिर वॉकआउट कर गए, तो उन्होंने एक बहुत गलत इंप्रेशन दिया कि हम कितने सीरियस हैं। तो इन सारी बातों को कैलकुलेट करके जो काम किया जाता है कि हर कार्य के लिए, चाहे वो इलेक्शन है, चाहे वो लोकसभा की कार्रवाई है, चाहे राज्यसभा की कार्रवाई है, चाहे हमने जनता के लिए कोई मैसेज देने हैं, उसके बाद हमने प्रचार कैसे करना है, प्रचार के लिए हमें कौन कौन से स्टार प्रचारक चाहिए होंगे, कौन कौन से मुद्दे हैं। जी। और उन मुद्दों में जो आपने हिंदुत्व का नाम लिया, हिंदुत्व का जो मुद्दा है, कभी कभी जो हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र बहुसंख्या का खेल होता है। तो जब कहीं बहुसंख्या को ये लगता है कि हमारे ही जो हित है वो कहीं ना कहीं स्टेज पे लगे हुए हैं, तो वो मुद्दा नेचुरली जो उसको उठाता है उसको फायदा तो देता ही है, चाहे कोई भी उठाएगा, क्योंकि बहुसंख्या में ही जिताना है। लोकतंत्र में संख्या की ही तो कीमत है। लेकिन सर इसका मतलब ये है कि जैसा कि आपने कहा कि जो मुद्दा उठाएगा जीत उसकी होने वाली है, तो यानी इस बार मध्य प्रदेश में तो कम से कम बीजेपी के सामने कांग्रेस एक चुनौती बनकर खड़ी होगी, क्योंकि मुद्दा बराबरी का है। देखिए, मुद्दा बराबरी का होना बहुत अच्छा होता है। उसके बाद उस मुद्दे को आप एड्रेस कैसे कर सकते हैं? अगर आपने किसी ने एक मुद्दा उठाया, दूसरे ने दूसरा मुद्दा उठाया, तो आपके विचार पता नहीं लगते कि आप उस मुद्दे में क्या करेंगे। एक ही मुद्दे के ऊपर दोनों पार्टियां अगर कंफ्यूजन करती हैं, तो उनको पता लगता है और उसका फिर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी सामने आता है कि अगर आपने ये बातें पहले कही और आपने उसके ऊपर कुछ किया या नहीं किया। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सालों से राम मंदिर का मुद्दा चला आ रहा था, चाहे वो आस्था का मुद्दा था, हालांकि मैं उसे राजनीतिक मुद्दा भी मानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद किसी सरकार ने कुछ किया नहीं, सबने उसको एक तरह से इस्तेमाल किया। लेकिन जब बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड कभी सामने आएगा, तो होगा कि हाँ इन्होंने सीरियसली इसको किया, चाहे उसे कोर्ट ने ही डिसाइड किया, लेकिन क्योंकि बीजेपी की शासनकाल में हुआ, तो श्रेय तो बीजेपी को मिलेगा ही। इसी तरीके से जो भी मुद्दा आप किसी तरह का भी लें, बराबरी पे जब आप आके बात करते हैं, तो उसमें आपको फायदा भी रहता है और आप अपना होमवर्क भी अच्छा करते हैं। जी। और सर जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर एक तरफ बीजेपी का मंथन चल रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। अब अगर कांग्रेस के मंथन की बात करूं तो कांग्रेस का मंथन तो अभी 5 राज्यों के चुनावों को छोड़कर 2024 पर ज्यादा फोकस था। खासकर इस बात पर फोकस था कि क्या दिल्ली देखिए, में आम आदमी पार्टी जहां तक आप और कांग्रेस की बात उनके करते हैं, साथ कांग्रेस चल पाएगी। और यही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आपको लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ चल पाएगी? कांग्रेस कांग्रेस जो है वो अभी मोरली बहुत डाउन है। चाहे उसकी कई सरकारें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, कई सरकारें होने के बावजूद उनका मोरल बहुत डाउन है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी जी को दोबारा उन्हें लोकसभा में लाना पड़ा, और उसमें बहुत सारी जो उनका है, जिसे हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास गिरा है। तो जहां जहां भी वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैठक कर रहे हैं, वो अपने साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के जो पार्टनर्स हैं वो छूटते जा रहे हैं। सब कभी कह रहे थे हम इकट्ठा लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि नहीं हम अलग अलग जगह पे लड़ेंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी की सारी बातें जो है कांग्रेस के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। और अगर उन्होंने अभी बैठक करनी शुरू करी है और उसमें कुछ है, तो उन्हें सीरियसली इन मुद्दों को एड्रेस करना पड़ेगा। अभी समय है, संभल सकते हैं और अपनी जो योजना है उसको सही बना करके कांग्रेस में जो है वो बीजेपी के मुकाबले के लिए तैयार हो सकती है।
जी। सर, जिस तरीके से अगर दिल्ली में जिस तरीके की तल्ख बयान देखने को मिले हैं, एक जो ये मीटिंग हुई उसके बाद कांग्रेसी नेताओं के कुछ तल्ख बयान देखने को मिले। अलका लांबा कह रही हैं कि हम सातों की सातों सीटों पर मजबूती से उतरेंगे। कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जो संकेत दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ शायद ताल नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से हम पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, दोनों ही जगहों पर कांग्रेस का ये मानना है कि आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने उसे सत्ता से बाहर किया। अब राजस्थान में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी थोड़ी बहुत नजर आ रही है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी क्या यही डर कांग्रेस को सता रहा है कि दोनों राज्यों में पिछले राज्यों की तरह वोट शेयर कम हो जाएगा? देखिए, वोट शेयर हर पार्टी का एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाए, ये कोई बहुत जरूरी की बात नहीं होती, क्योंकि जो पार्टी के साथ एक तरह से वो कोई व्यक्ति जो है, वो अगर पार्टी के साथ डेडिकेटली जुड़ा हुआ है, वो अपनी पार्टी की बजाय दूसरी पार्टी को डालेगा वोट या उसके साथ चलेगा। इसी तरह से जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो भी उसी मन से कार्य कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, इवन जो भाजपा के साथ जुड़े हुए दल भी हैं और उनके कार्यकर्ता या विधायक भी हैं, वो भी ये देखते हैं, मौका देखते हैं कि एक ताक में रहते हैं कि हमें अगर यहाँ से टिकट नहीं मिली तो हम कहाँ जा सकते हैं। लेकिन जो मतदाता है, वो बहुत सारे मतदाता जो है डेडिकेटेड होते हैं प्रति, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो मतदाता होते हैं, वो ये मौका देखते हैं कि हमारा अम, फायदा किसमें है। अगर सरकार हमारी बनेगी या इस सरकार की बने, इसकी सरकार बनेगी, तो हमारे को क्या फायदा हो सकता है। तो उस हिसाब से बहुत सारी समीकरण बदलते रहते हैं, और मैं इसे लोकतंत्र का एक खासियत मानता हूँ, चाहे ये खासियत कभी कभी फायदा देती है, नुकसान भी देती है। जी। सर, इसके साथ साथ अगर एक बार फिर से हम जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसकी बात करें, तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं भाजपा के लिए विरोधी लहर दिख रही है, उसी तरीके से राजस्थान में भी ऐसा है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस में आपसी तलखा खत्म नहीं हो रही। क्या आपको लगता है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, या फिर अगर इसका फायदा किसी को मिलेगा तो वो कौन सी पार्टियां होंगी, मध्य प्रदेश और राजस्थान? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का कोई आधार बनेगा, और वो उसका साथ देने या छोड़ने से किसी को कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। और ये बात आम आदमी पार्टी को भी पता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ना मिलने से कुछ मिलना बेहतर है। तो इसलिए ये हर पार्टी, जो आम आदमी पार्टी है, दोनों जगह बार्गेन भी करेगी, और बार्गेन करने में अगर किसी को ये लगा कि हम इसका फायदा उठा सकते हैं, तो बार्गेन में वो बात बन जाएगी। अगर नहीं, लेकिन कई बार लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि कहीं हमने फायदा उठाना है तो कहीं नुकसान भी उठाना है। तो ये समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अभी कुछ जो जिसे हम कह सकते हैं कि पहले जिस तरीके से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने लग गई थी, अभी वो स्थिति है नहीं। यानी जितनी मजबूती दिखाने की कोशिश थी उतनी मजबूती है नहीं। देखिए, चुनाव जो है परसेप्शन की लड़ाई है। परसेप्शन आप कैसे ले पाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कई बार मुद्दों के ऊपर आपका परसेप्शन बनता है, कई बार आपके कैंडिडेट के ऊपर बनता है, कई बार जो आपकी विरोधी पार्टी है उनके क्रियाकलापों के ऊपर बनता है, या उनका जो कोई वीक पॉइंट है उसको लेके आप अपना छवि बना पाते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे जो नीति निर्धारक हैं, जिन लोगों को हम चुनावी से विशेषज्ञ कहते हैं, हर पार्टी ने अपने रखे हुए हैं, वो मुद्दे ढूंढते रहते हैं, डाटा भी कलेक्ट करते रहते हैं, लेकिन समय वो तेजी से बदलता है, और जो मुद्दा आज काम कर रहा है हो सकता है कल को ना करे। तो इसलिए जो कांस्टेंट है वो तो यही है कि आप विकास कितना कर पाए हैं, आपकी छवि ईमानदार सरकार की है कि नहीं है, आपकी सर्वजन के साथ भला करने वाली स्थिति बनाई है कि नहीं बनाई है, योजनाएं ऐसी बनाई है कि नहीं बनाई है। अल्टीमेटली तो यही फायदा करते हैं, और जो भी पार्टी इसके ऊपर कामयाब हो जाएगी और अपना मैसेज जनता को दे पाएगी, नेचुरली अपना चुनावी नीतियां तो बनानी है, समीकरण भी बनाने हैं, साथियों को भी साथ लेकर चलना है, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी वही आएगी बात कि जो एक छवि या जिसको कहते हैं रियलिटी में जिन्होंने काम किया है, वो कहीं ना कहीं आगे निकलेंगे। जी।
सर इसके साथ साथ क्योंकि जैसा कि हम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए परसेप्शन की लड़ाई है, परसेप्शन बहुत कुछ डिसाइड करेगा। उसी तरीके से अगर हम वापस आए कि बैठक में क्या कुछ हुआ था, तो उसमें कुछ एक बयान जो काफी ज्यादा चर्चा में है, जैसे कि मैंने अलका लांबा के बयान की चर्चा की, लेकिन इसके बाद एक और बयान देखने को मिला था। इसमें आम आदमी पार्टी की दिल्ली की जो सरकार है उसमें मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, इनका नाम है। इनका कहना था कि अलका लांबा या फिर जिन्होंने भी बयान दिया है ये कोई बड़े नाम नहीं है, ये खुद कितना वोट शेयर ले पाए थे, बहुत छोटे ये नेता हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि एक तरफ कांग्रेस तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आम आदमी पार्टी को लेकर है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की उम्मीदें काफी ज्यादा है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि अभी तो हम बैठेंगे, बैठकर डिसाइड करेंगे किसकी कितनी सीट्स हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा। देखिए, जो योजनाबद्ध तरीके से बयान दिलाए जाते हैं वो एक तरह से जनता को टटोला जाता है कि हम ये बात कहते हैं तो जनता का रिएक्शन क्या होता है। अगर हम ये कह दें कि सारी सीटें हम लड़ेंगे तो जनता हमें कितना रिस्पॉन्स देती है, हमारा कार्यकर्ता कितना तैयार है, ये कुछ चीजें योजनाबद्ध तरीके से की जाती है। और कभी कभी कुछ नेता जो हैं अपने बड़बोलेपन में या कभी ना कभी सामने से कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है जिसके उत्तर में वो बात कह बैठते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा देर तक इफेक्ट नहीं करती है वो बयान जो है, जब तक वो नीति के विरुद्ध नहीं आ जाते। जैसे कह दिया कि हम सातों सीटें लड़ेंगे, लेकिन सातों सीटें लड़ेंगे का मतलब ये है कि अगर आपने सात ना बनाओ कर ली तो सीरियस बात है। अगर आपने सिर्फ कहा ही है कि हम सातों सीटें लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, तो उस बयान का मतलब खत्म हो जाएगा जब आप समझौता करके कुछ सीट शेयर कर लेंगे। तो इसलिए कई बार तो योजनाबद्ध तरीके से होता है ये बयानबाजी, और कई बार प्रश्न के उत्तर के रूप में आता है, और जिसको जो पार्ट सूट करता है उस पार्ट को उठाकर मीडिया में या प्रचार तंत्र के ऊपर उसका फायदा लेने की कोशिश की जाती है। अगर ये बात दोनों पार्टियों में फूट डालने के लिए ये शो करना हो कि इनमें बहुत ज्यादा फूट है, तो अपोजिशन वाले देखो ये तो ये कह रहे हैं, लेकिन अगर वो बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको नहीं लगती आप उसे इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन ये जो बयानबाजी है बहुत ज्यादा इफेक्ट रखती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि सर इसी के साथ साथ एक और बयान आता है, वो कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी हैं दीपक बाबरिया। वो कहते हैं कि देखिए अभी कोई अधिकृत नहीं है इस तरीके के बयान के लिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का राइट है, और इस तरीके के बयान के लिए अलका लांबा या कोई और अधिकृत नहीं है, तो इस तरीके के बयानों का कोई आधार नहीं है। यानी एक तरफ जिस तरीके से आपने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से भी ये बयान हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी ने भी इन बयानों को डिनाई किया है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने खुद भी इन बयानों को फिलहाल डिनाई कर दिया है। सर इसके साथ साथ देखिए जी बात ऐसा है कि बयान दिए के मैंने आपको बताया कि आप देखते हैं मूल्य क्या है। फिर दूसरी बात यह है कि आपके पास लोकतंत्र में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं था, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये जो सब बातें हैं मैंने आपको बताया कि अगर वो प्रैक्टिकल रूप ले लेती है फिर तो इम्पोर्टेंट है कि आपको इंडिकेशन दे दी थी। लेकिन अगर वो बात प्रैक्टिकल रूप नहीं लेती है तो बयानबाजी कुछ दिनों के बाद वो चर्चा से निकल जाती है और उसका कोई प्रभाव जनता के ऊपर या आपस की पार्टियों के रिलेशन के ऊपर नहीं पड़ता है। जी सर इसके साथ साथ अगर हम और बात करें गठबंधन इंडिया की, तो इसमें महाराष्ट्र की सियासत भी हलचल में है। कारण हमारे अगर इस पूरी हलचल का या देश की राजनीति में आई इस हलचल पर हम बात करें तो शरद पवार एक बहुत बड़ा कारण है। सर क्या जिस तरीके से शरद पवार और अजीत पवार की काफी सारी बैठकें हुई, काफी सारी मुलाकात हुई है, इसने महाराष्ट्र की राजनीति में एक हलचल पैदा कर दी है कि क्या शरद पवार को कोई मंत्री पद का ऑफर आया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि शरद पवार हो या जो सीजन जिन्हें हम पॉलिटिशियंस बोलते हैं, जो ऐसे राजनेता होते हैं वो सब चीजों को कैलकुलेट करके बोलते हैं, और संभावनाओं को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। अगर भाजपा को ये लगेगा कि शरद पवार को अपने साथ लेकर के हम महाराष्ट्र की जो सीटें हैं उनके ऊपर प्रभाव ले सकते हैं और बाकी जगह पे जो हमारी कोई कमी रह जाएगी वो यहाँ से पूरी हो सकती है, तो मुझे लगता है कि ये ऑफर दी भी जा सकती है। लेकिन वाकई में दी गई है या नहीं दी गई है
या उन्होंने एक गेंद छोड़ी है, देखो क्या ये करते हैं, उनके पाले में गेंद छोड़ दी। अब वो कहेंगे तो भी ठीक है, नहीं कहेंगे तो भी ठीक है। अब वहां से क्या रिस्पॉन्स आती है, ये सब संभावनाएं, और इसे हम दूसरी अगर भाषा में कहें तो ये होता है कि लालच देना, ये हम आपके साथ आ सकते हैं, हमें ये करिए, आपको फायदा होने वाला है। ये योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, और राजनीति में और लोकतंत्र में ये संभावनाएं हैं, क्योंकि शुद्ध राजनीति जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल सिद्धांतों की राजनीति आजकल तो अपेक्षित नहीं है, ना संभव है। तो इसलिए शरद पवार जी से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर उन्होंने कोई ऐसा योजना बनाई है तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा प्लान होगा, और वो कहीं ना कहीं अगर धोखेबाजी करने में कामयाब हो गए तो ये जो गठबंधन है चाचा भतीजे का हमें देखने को मिल सकता है। फिर इस पूरे ऑफर पर कि क्या एनडीए की तरफ से अजीत पवार को सामने रख के एक ऑफर शरद पवार को दिया गया, यानी बीजेपी से इस पूरे ऑफर को जोड़कर देखा जा रहा है। इस पर संजय राउत का एक बयान आता है। संजय राउत कहते हैं कि अजीत पवार शरद पवार को ऑफर देंगे, क्योंकि अजीत पवार को शरद पवार ने बनाया है। एक जूनियर कब से सीनियर को ऑफर देने लगा, और जब से एनसीपी टूटी है तभी से दोनों का आपसी तालमेल बहुत बुरा नहीं देखने को मिला है। बैठकें हो रही हैं, कई बड़े नेता आपस में मुलाकात कर रहे हैं। क्या ये शरद पवार की कोई रणनीति हो सकती है? नहीं, शरद पवार की रणनीति तो है ही। और जो आप संजय राउत की बात कर रहे हैं, संजय राउत को उन्होंने ऐसे मौकों पे नहीं रखा है कि जब कभी बड़बोलेपन में बोलना हो, थोड़ा सा ज्यादा बोलना हो, उसको बाद में रिस्पेक्ट करना हो, तो उसमें संजय राउत को कोई समस्या नहीं आती। तो उनके माध्यम से कुछ मैसेज ऐसे दिए जा सकते हैं। और ये तो सीधी सी बात है कि जब पहले अजीत पवार जी ने देवेंद्र फडणवीस जी के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन जब वो फिर वापस चाचा जी के पास चले गए थे, फिर चाचा जी को छोड़ के फिर भाजपा में आ गए, तो इसका मतलब है कि जो उनका चाचा भतीजे वाला संबंध है वो काफी प्रगाढ़ है। और ये भी माना जा सकता है कि जो अजीत पवार जी वहां गए हैं, तो हो सकता है उसकी भी कुछ ना कुछ परमिशन उन्होंने चाचा जी से ले ली हो कि लॉन्ग टर्म में हम इकट्ठे काम कर पाएंगे। देखिए संभावनाएं सब भी हैं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि राजनीतिक जोड़ तोड़ में देश का अहित नहीं होना चाहिए। अगर देश का अहित होता है, जैसे फर्ज करिए हम इस बात के लिए कभी कम्युनल एंगल ले लें, या हम कभी विदेशों में ऐसा बात करने लग जाए कि हमारा देश ऐसा नहीं है, उसको छोड़ दिया जाए तो ये उसका पलट चलती रहे, लेकिन देश का अहित नहीं होना चाहिए। अगर देश का हित नहीं है तो ये छोटी छोटी जो एकदम स्ट्रेटेजिक बातें कहते हैं ये मायने नहीं रखती। फिर इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र में तो बीजेपी के पास बहुमत है, फिर महाराष्ट्र में बीजेपी को शरद पवार की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या इसका बड़ा कारण यह है कि अब राजनीतिक समीकरण बदले हैं महाराष्ट्र में? उद्धव अब साथ छोड़ चुके हैं बीजेपी का, क्योंकि इससे पहले के चुनावों में दोनों साथ थे, दोनों ने मिलकर लोकसभा के चुनावों में कदम रखा था। और इसके साथ साथ अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या शिवसेना को अपने पाले में लेना बीजेपी ने ले लिया है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं एक बड़े किसी नाम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए शरद पवार को अपने खेमे में लेने की कोशिश है। देखिए, हम जब भी कोई योजना करते हैं, जीतने की संभावनाएं तलाश करते हैं, सीटों के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा सेफ हो सके होके चले। अगर हमें ये लगता है कि हमारे ये सामने के जो विरोधी दल हैं, उन विरोधी दलों में बहुत कुछ ऐसा है कि हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनमें से कुछ ना कुछ टूट फूट करा के अपनी तरफ ले आए। ये टूट फूट एक तरफा नहीं होती, क्योंकि जब आप किसी को अपनी पार्टी में लेते हैं तो आपके जो स्थानीय नेता है वो भी आपके विरोध में आते हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति सफर करती है, उनकी राजनीति पीछे जाती है। तो वहां से भी कुछ लोग उधर चले जाते हैं। तो ये प्लस एंड माइनस का खेल है, लेकिन उसका जो रिजल्ट तो बाद में ही पता चलता है, जब चुनावों का रिजल्ट आता है कि हमने जो सोचा था वो ठीक हुआ या गलत हुआ। जैसे जब क्रिकेट का मैच होता है तो टॉस जीत जाने वाला पहले बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा। अगर उसने पहले बॉलिंग ले ली और मैच जीत गया तो उसका डिसीजन बहुत अच्छा था।
अगर वो मैच हार गया तो मेरी बैटिंग पहले लेनी चाहिए थी। तो ये तो भविष्य बताएगा कि ये जो फैसले हैं होंगे और उनका जो है कि रिजल्ट क्या निकलेगा। मैंने मोटा मोटा यही कहा कि देश का हित ना हो, बाकी ये जो चुनावी समीकरण है बदलते रहे, मिलते रहे, जुड़ते रहे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जी सर, देश की राजनीति में चल रही हलचल, चाहे 2024 में होने वाला फाइनल हो या फिर उससे पहले 5 राज्यों में होने वाला सेमीफाइनल हो, अगर इन पूरी घटनाओं को, इन पूरे घटनाक्रम को और होने वाले इन फाइनल सेमीफाइनल पर आप बात को कंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति हो गई है, चाहे वो किसी भी कारण से हुई हो, हिंदुत्व भी कह सकते हैं आप, विकास भी कह सकते हैं। उसके बाद जो आपकी आर्थिक स्थिति है, कोरोना के बाद भारत की आर्थिक स्थिति ने भारत के नेतृत्व को एक बहुत मजबूती प्रदान की है, अपने ग्राउंड में भी, अपने देश के लोगों में भी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो इतनी हमारी लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव में तो मुझे मोदी जी के मुकाबले में, भाजपा के मुकाबले में कोई अभी दिखाई नहीं देता है और मुझे ये लगता है कि क्लियर कट मेजॉरिटी उनको मिलेगी। लेकिन जो विधानसभाएं हैं, उनमें उथल-पुथल तो होगी, कुछ उधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे, ये चेंज तो होता रहेगा। और लेकिन जो राष्ट्रीय राजनीति है, उसमें अभी कोई विकल्प है नहीं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नेशन स्पीक्स के साथ जुड़ने के लिए आपका आप धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, तो अभी एक लंबा सफर है, कई सारी तैयारियां की जा रही है और अपनी-अपनी रणनीतियां बनाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र से लेकर, दिल्ली से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, अलग-अलग जगह फाइनल और सेमीफाइनल के लिए रणनीतियां बन रही हैं। देखना यह है कि ये रणनीतियां क्या कुछ बदलाव देश और इन प्रदेशों की सियासत में लेकर आएंगी। तमाम अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।